नया आईफोन जब इंट्रोड्यूस कराया गया है, इस दफा उन्होंने भारत से बना हुआ जो फोन है वो इंट्रोड्यूस कराया, तो हमारे जो चाइनीज भाई हैं उन्होंने उस पर क्रिटिसाइज किया है कि एहतियात से खोला करें, इसके अंदर से करी की स्मेल आएगी। और दूसरा उन्होंने खासकर मजाक उड़ाया है कि लोग जो इसको बनाते हैं उनके हाथ साफ नहीं होते, हाइजेनिक नहीं होते, क्योंकि भारत में लोग टॉयलेट में टॉयलेट पेपर इस्तेमाल नहीं करते। तो मैं एज ए मुस्लिम आज तक मैं सऊदी अरेबिया से ज्यादा यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एंजॉय करता हूँ, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल बिल्कुल इसी तरह है कि भारत से बाहर दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा मंदिर जो है वो रॉबिन्सनविल न्यू जर्सी के अंदर तामीर किया गया है। इसको बनाने में 12 साल लगे हैं। ये 183 एकड़ जमीन का टुकड़ा है जहां बनाया गया। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि 12,500 लोगों ने वॉलंटियर करके इसकी तामीर की। ये मैं समझता हूं कि ये एक मॉडर्न आर्किटेक्ट का एक बेमिसाल नमूना होगा। और जिस तरह आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा है, बहुत पुराने हैं, और इस वक्त भारतीय निजात लोग जो है यहाँ पे डायस्पोरा उनका नॉट ओनली सक्सेसफुल है, बहुत बाअसर है। इसी लिहाज से मैं समझता हूं कि भारत का इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और इस वक्त पर कैपिटा इनकम के लिहाज से दे आर नंबर 1। बयान सामने आया है कि चंद्रयान चांद की उस सतह पर नहीं उतरा है जो भारत ने दावा किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत जो है वो इस मामले पर झूठ बोल रहा है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? जो रूलिंग माफिया है उनकी बेसमेंटों में $50 मिलियन कैश जो है वो मौजूद है कराची सिर्फ शहर के। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं है, करप्ट मुल्क है। जिस तरीके से पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर V8 गाड़ियां, लैंड क्रूजर, टोयोटा और दूसरी महंगी गाड़ियां मक्खियों की तरह उड़ रही हैं, पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ करप्शन है। सैयद आसम मुनीर साहब जो है वो अकाउंटेबिलिटी और इस चीज में वो किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसमें अफवाज पाकिस्तान के लोग। अब मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमारे आर्मी चीफ साहब को और हमारे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को ताकत दे और उनको ये ताकि पाकिस्तान की इस्लाह कर सकें। इस वक्त पाकिस्तान की ब्लीडिंग एक 10-15 हजार लोगों के जो रूलिंग एलीट है, जो सारी की सारी लंदन, टोरंटो और अमेरिका बेस है, किसी तरीके से उनसे जान छूट सके तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए। केयरटेकर गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही मकसद था कि 90 डेज के अंदर स्पीडी और शफाफ इलेक्शन कराएं। यूनाइटेड नेशंस में आके उन्होंने क्या करना था? यहाँ उन्होंने बताना था कि हम बैलेट किस तरह प्रिंट करेंगे। कि वो एफल टावर अपने बच्चों को लेकर गए और रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में उन्होंने बैठ के वहां पे डिनर किया, और उसका बिल जो है पाकिस्तान एम्बेसी ने दिया। एक बैंकरप्ट कंट्री जहां पे लोग अपने बच्चे बेच रहे हो, उनके सरकारी खर्चे पे उम्रा किया जाए तो वो काम कबूल होता है? सरकारी जहाजों में जो लोग हमारे बैठ के जाते हैं उम्रा और हज करने के लिए, क्या अल्लाह ताला उनकी बात सुनेगा? और फिर वहां से हमारे जो काकड़ साहब है उनकी तस्वीर आई है कि वो रो रहे हैं किसी जगह खड़े होके हरमैन में। तो उस रोने से पहले सोचना चाहिए था कि अगर जाना है तो अपने जाती खर्चे पे खुद जाते पाकिस्तान से। तो आप नहीं समझते हैं कि इस किस्म की खबरें भी पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं? बदनाम तो वो होता है ना जिसका कोई नाम हो, लेकिन ऐसे मुल्क का वजीर आजम जो होता है सरकारी खर्चे पे वो इस तरह 15 दिन का ट्रिप करता है, लोग क्या याद करेंगे? किस नाम से आपको याद करेंगे? पहले आपने कई ब्लंडर ऐसे कर देते, मेरा एसी बंद कर दें। आपके एक एसी बंद करने से बिजली ठीक हो जाएगी, आपके एक एसी बंद करने से पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। यहाँ पे कई वजीर आजम मैंने न्यूयॉर्क और DC में आते देखे हैं, खैरात मांगने आते थे, 300-300 बंदों के डेलीगेशन साथ होते थे, शेफ कुक साथ लेकर आते हैं, फोटोग्राफर साथ लेकर आते थे पाकिस्तान से, और आते थे यहाँ पे भीख मांगने। तो पूरी दुनिया के भिखारियों में से 90% भिखारी पाकिस्तानी हो, और उसका वजीर आजम 15 दिन के दौरे पे फिर रहा है, कभी एफिल टावर बच्चों को लेके जा रहा है, कभी उम्रा करा रहा है। इस पर जितना भी अफसोस किया जाएगा। उन्होंने भारत से बना हुआ जो फोन है वो इंट्रोड्यूस कराया, तो हमारे जो चाइनीज भाई हैं उन्होंने उस पर क्रिटिसाइज किया है कि एहतियात से खोला करें, इसके अंदर से करी की स्मेल आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारर। मैं हूं शाज़िया नैयर और हमेशा की तरह साजिद तारर साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू शाज़िया। साजिद साहब, आज के प्रोग्राम में जहां हम हालिया जो दहशतगर्दी के वाकयात है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि हम लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बात करें कि मौशी हालात पाकिस्तान के किस तरफ जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये मौशी हालात कैसे दुरुस्त हो सकते हैं? इनके लिए कौन से इकदाम करने की जरूरत होगी, या हमेशा पाकिस्तानी अवाम को इसी किस्म के हालात में जीने की आदत डालनी होगी?
शाज़िया, मैं जिस तरीके से माज़ी में कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान की उम्मीदों में सिर्फ 2 ही शख्स जो हैं वो आज कोई डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। एक उसमें सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, दूसरे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं और हैं उनसे, और आज बल्कि मैं को अच्छी बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं हमेशा, जी। मुझे मादरे मिल्लत से कभी अच्छी खबरें नहीं आती। आज जो एक तो अच्छी खबर ये थी कि पिछले हफ्ते ब्लूमबर्ग ने कहा था कि रुपया एक बढ़ते हुए दुनिया की सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग करेंसी रही है पिछले महीने के अंदर, और आज भी जो है वो डॉलर तकरीबन 286 रुपीस पे है इस वक्त। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि दो बड़ों के दरमियान बात हुई है इस्लामाबाद में कि नवंबर 30 तक इसको 250 रुपए का लेके जाना है। एक तो ये सबसे बड़ी अच्छी खबर ये है। हम्म। और दूसरी खबर ये है कि आज आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, जाहिर है वो खुद तो नहीं, उन्होंने कहा होगा, उनको किसी कहीं कहीं से उसको उनको कहा गया होगा। जी। उन्होंने आज ये स्टेटमेंट दी है कि स्मगलिंग में इन्वॉल्व जो लोग होंगे एस्टेब्लिशमेंट के, उनका भी कोर्ट मार्शल किया जाएगा। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी खबर है कि सैयद आसिम मुनीर साहब जो है वो अकाउंटेबिलिटी और इस चीज में वो किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसमें अफवाज पाकिस्तान के लोग स्मगलिंग में इन्वॉल्व होंगे बलूचिस्तान की साइड पे या सूबा सरहद के साथ, केपी के साथ, या कराची के पास। ये हम्म। खबर थी। दूसरा, जब ये क्रैकडाउन शुरू हो रहा है तो एजेंसियों की खबर ये थी कि कराची के अंदर जो रूलिंग माफिया है उनके उनकी बेसमेंटों में $50 मिलियन कैश जो है वो मौजूद है, कराची सिर्फ शहर के अंदर। इसी बेस के ऊपर मैंने आज एक ट्वीट भी की है अफसोस के साथ कि मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं है, करप्ट मुल्क है। जिस तरीके से पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर V8 गाड़ियां, लैंड क्रूजर, टोयोटा और दूसरी महंगी गाड़ियां मक्खियों की तरह उड़ रही हैं, पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ करप्शन है। 1000 पेट्रोल पंपों के ऊपर ईरान का स्मगल शुदा तेल जो है वो बिक रहा है, और कंटेनर्स में स्मगलिंग होती है, कंटेनर्स में साबुन से लेकर आप अपने गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स से लेकर क्या चीज नहीं है जो अफगानिस्तान से नहीं आती। और ये चीज हर पाकिस्तानी को पता है कि बॉर्डरों पे ड्यूटियां करने वाले हफ्तों में और महीनों में करोड़पति हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी खबर यह है जो मुझे तवक्को थी इसके बारे में। मैं अकाउंटेबिलिटी तो हो रही है, लेकिन जरा स्लो हो रही है, इसमें स्पीड आनी चाहिए, और मेरे ख्याल में इसमें स्पीड आएगी, क्योंकि नैब के नए चीफ जो है वो भी सुना है हाजिर सर्विस आर्मी जनरल आ रहे हैं। सैयद आसिम मुनीर साहब ने पिछले दिनों कुछ मेजर जनरल्स को प्रमोट किया है। तो जी। मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक टर्न ले रहा है। अब मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे आर्मी चीफ साहब को और हमारे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ताकत दे और उनको ताकि पाकिस्तान की इस्लाह कर सकें। इस वक्त पाकिस्तान की ब्लीडिंग एक 10-15 हजार लोगों के जो रूलिंग एलीट है, जो सारी की सारी लंदन, टोरंटो और अमेरिका बेस है, किसी तरीके से उनसे जान छूट सके तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी वकीलों को जुर्माने करने शुरू कर दिए हैं उन्होंने अपनी प्रोसीडिंग में। लेकिन पाकिस्तान, मैं क्योंकि खुद एक लीगल कम्युनिटी से मेरा रिलेशनशिप है, मैं समझूंगा कि उनको चाहिए कि अपनी जुडिशरी के ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी करें। इस वक्त 56,000 केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हैं, लेकिन जो नीचे सूबों के पास भी ढेर लगे हैं केसों के। उन्हें चाहिए कि चारों सूबों के जो जजेस हैं उनके जरिए निचले सतह की जो हमारी जुडिशरी है उनको मैसेज दिए जाएं कि तारीखों पे तारीखें ना डाली जाएं, केस साफ दिया जाए और शफाफ दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूं ये अच्छी बातें आ रही हैं पाकिस्तान से। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड हो, ना सिर्फ सियासतदानों की बल्कि जुडिशरी की, एस्टेब्लिशमेंट की, ब्यूरोक्रेसी की, ताजरों की, जखीरा अंदोजों की, स्मगलर्स की, सबके ऊपर वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि मैं जिस तरह बता, आपको IMF के पैकेजेस की जरूरत नहीं है, आपको सऊदी अरब से भीख मारने की जरूरत नहीं है। आप जो आपके पास पैसा है अगर उसी को कंट्रोल कर लें, जिस तरीके से आपके अब मैं एक छोटी सी मिसाल इकॉनमी के हवाले से देना चाहूंगा, उसी से है कि आपकी PIA जो है वो फॉर सेल है, और उसके बारे में ये खबर है इस वक्त वो $400 मिलियन की बेचना चाहते हैं, फिर भी ग्राहक उसका लेने के लिए तैयार नहीं है।
और यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि अगले साल 2024 के बाद, मार्च के बाद उसका ऑपरेशन जो है वो, उसके बारे में अभी तक कोई फ्लाइटें नहीं है ऑनलाइन। ताकि लग ये रहा है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट के पीरियड के अंदर अंदर ही पीआईयू को बेच के, तो ये खसारे का एक जो बहुत बड़ा एक इदारा है, इसको किसी और के हवाले किया जाए। यहाँ पे ये भी सुना गया था पिछले दिनों में कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट फॉर सेल है, उसके बारे में भी कोई खास खरीदार नहीं आया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो है वो CCC है, और जो पिछले दिनों धमाके हो रहे हैं, मेरा ख्याल है दुनिया बाहर से आके कौन इसको हाथ डालेगा, ये एक तशवीशनाक बात है। लेकिन दुआ कर रहे हैं, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को मुआशी तौर पर स्ट्रांग करे। अगर मुआशी तौर पर स्ट्रांग होगा तो फॉरेन पॉलिसी वैसे ही ठीक हो जाएगी उसके साथ। और ये जो रूलिंग एलीट है, जो खुद सारी बाहर की पड़ी है और पाकिस्तान को, हमारे बच्चों को जिहाद की तरबियत देना चाहते हैं, खुदा से जान छूट जाए। साजिद साहब, अभी आपने धमाकों की बात की, मेरा अगला क्वेश्चन भी इसी के हवाले से है कि काफी अर्से के बाद पाकिस्तान में दोबारा हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी सर उठा रही है, धमाके शुरू हो रहे हैं, तालिबान दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं। आई डोंट नो ये तालिबान है क्या है, आप क्या समझते हैं कि ये कौन सी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को दोबारा डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही हैं? बहुत मुश्किल से अवाम की जिंदगियों में एक सुकून आया था और बाहर निकलने का जो एक खौफ उनके दिलों में था वो खत्म हुआ था, लेकिन हम देख रहे हैं कि दोबारा से ये चीजें हो रही हैं और जो मजहबी इज्तिमा है, खास तौर पे वहां पे भी टारगेट किया जा रहा है। मतलब अब कोई ऐसी जगह नजर नहीं आती है कि जिसको महफूज समझा जाए। आप क्या कहेंगे? शाज़िया, ये धमाके जो पिछले दिनों में बिलखसूस एक इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि 12 रबीउल अव्वल, जो कि हमारे बिलखसूस मुसलमानों के लिए एक बहुत बाबरकत दिन होता है, उस दिन भी और मस्जिदों के करीब धमाके किए गए। नौज बिल्ला, मैं समझता हूं ये किस किस्म के जो लोग मुसलमान हैं, पहले एक जो आवाज निकली वहां से वो ये थी कि शायद ये टीटीपी ने की है, फिर उन्होंने जब उसका रिफ्यूज किया तो फिर कहते आईएसएस के ने किया होगा, आखिर पे जान छुड़ाने के लिए उन्होंने ये कहा है कि इसमें रा इन्वॉल्व है। भाई, रा इन्वॉल्व है तो फिर आप किस चीज में इन्वॉल्व है? आप रोकते क्यों नहीं इन चीजों को? आप क्यों नहीं ये सारा कुछ करते? आपकी एजेंसियां कहां गई हैं? लेकिन दुख वाली बात यह है कि आज हमारे मौलाना हजरात कहाँ हैं, जिनका कारोबार ही इस्लाम है, वो फतवे क्यों नहीं देते कि मस्जिदों के अंदर जो कि खुदा का घर है उनको तो सुपेर कर दे आप? ये पता नहीं किस किस्म के ये लोग हैं, कितने धरिंदा सिफ्त लोग हैं। इनके ईमान क्या है, इनकी क्या इनके मकासद है? माओ के बच्चों को मारा जा रहा है। लेकिन एक मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा बात, पाकिस्तान के 2-3 चीजें इसके बाद हुई इन धमाकों की। एक तो बड़ा सख्त मैसेज भेजा गया अफगानिस्तान की तरफ, और वहां भी सुना है क्रैकडाउन शुरू किया है उन्होंने, 100 के करीब लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जो अफगानिस्तान के तालिबान है उन्होंने जी। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो यहाँ अब सोचा जा रहा है इसके बारे में कि अफगान महाजरीन से जान छुड़ाई जाए। इस वक्त अगर देखा जाए तो तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा, 2.2 मिलियन इस वक्त जो अफगान महाजरीन है वो दंदनाते फिर रहे हैं। वो आपकी मर्जी से नहीं है, वो अपने वो घुसे हैं पाकिस्तान में, ना आपकी मर्जी, आपसे पूछ के आए थे, ना वो जाएंगे आपसे पूछ के, लेकिन उनको निकाले बगैर आपका गुजारा नहीं है। वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर क्राइम में इन्वॉल्व है, रेप्स में इन्वॉल्व है। आपको याद होगा F9 पार्क के अंदर जो बच्ची रेप हुई थी, उसमें भी अफगान शहरी इन्वॉल्व थे। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे रॉबरी के वाकयात हो चुके हैं जिनमें बराह रास्त अफगान नेशनल्स जो हैं वो इन्वॉल्व निकले हैं। इस्लामाबाद तो हॉस्टेज बना रखा है। और बल्कि मैं आज दुख के साथ ये फिर एक दफा कहूंगा कि आपके शेख रशीद साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने एक दफा फरमाया था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के आसपास 5000 से ज्यादा तालिबान की फैमिलियां जो यहाँ रहती हैं, फख्र के साथ उन्होंने कहा। तो खुदा रहा, ये जो अफगान महाजरीन हैं जिनके लिए हमने अपना मुल्क तबाह किया है और ये नाशुक्रे हैं सारे, उसकी मिसाल आपको पता है, दुबई के अंदर उन्होंने आपके क्रिकेट मैच में कुर्सियां उठा उठा के पाकिस्तानियों को मारी थी। ये ऐसे नाशुक्रे हैं, जहां खाते हैं वहीं ये सारा कुछ करते हैं। तो इनसे जान छुड़ानी बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल में इसके बारे में मैंने स्टेटमेंट सुनी है आपके इंटीरियर मिनिस्टर की और कई लोगों की, लेकिन इसको आपको करना होगा और जल्द करना होगा, क्योंकि ये धमाके, ये क्राइम, ये हेरोइन, ये क्लाशनकोफ कल्चर, ये सारा जो हमारे अफगानिस्तान से आता है और हमारी नेकियों का जो बदला वो जिस तरीके से देते हैं, इनसे जान छुड़ाएं। कोशिश करें कि ये जितनी जल्दी काम हो तो बेहतर है। अपने कंट्री में जाके वहां पे जो लड़ें, जो मर्जी करें। लेकिन ये कि ये धमाके जो हैं
इस जब तक ये नहीं रोकेंगे, ना इकॉनमी नहीं ठीक होगी। उसकी वजह ये है कि अगर आप पीआईए बेचना चाहते हैं तो कौन लेगा इन सर्कमस्टांसेस में? आपके एयरपोर्ट या दूसरी चीजें कौन खरीदेगा? फॉरेन एसेट्स, फॉरेन कंपनियां आएंगी और यहाँ पे धमाके देखेंगे और अफगानी जो दंदराते फिर रहे हैं, तो फिर वो देखें, वो ये तो आपको कड़वा घूंट जो है वो पीना होगा, जल्द अज जल्द पीना होगा। और बिलखसूस मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारे जो मजहबी रहनुमा है इस वक्त, उनको चाहिए कि भारत इसको कंडेम करें, फतवे दें उसके ऊपर के मसाजिद के अंदर और मसाजिद के आसपास या मुसलमानों को मारने वाले या जिन लोगों को भी, कोई भी जान, मैं समझता हूं कि दुनिया की हर जान जो होती है जिंदा चीज, वो किसी न किसी के लिए बहुत कीमती होती है। तो ये जो बेदोशे लोग जिनका कोई कसूर नहीं होता, उनको बमों से उड़ा देना, वो भी गरीब लोगों को। कभी आपने देखा है कभी कोई मिनिस्टर मरता हो, कभी कोई दूसरे मरते हो? गरीब लोग बेचारे, ठेले वाले, नमाजें पढ़ने वाले जो मस्जिदों में आते हैं, गरीब लोगों को मार देते हैं। मजीद बददुआएं, मजीद सोसाइटी की क्राइसिस। इनसे जान छुड़ाएं जल्द से जल्द और कोशिश करें कि पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो। उसके बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा साजिद साहब, हम देख रहे हैं कि हमारे निगरान वजीर आजम साहब वर्ल्ड टूर पे हैं, न्यूयॉर्क गए हैं, जाने से पहले उन्होंने पेरिस का भी दौरा किया, फिर उनके प्लान में लंदन का दौरा भी है, और इसी तरह हम देख रहे हैं कि उनकी जो जाती मसरूफियात हैं वो जरा ज्यादा चल रही हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेरे इस बारे में ओपिनियन ये है कि हमारे केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनके पास कोई इखलाकी जवाज नहीं था कि न्यूयॉर्क आते और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खर्चे पे आते। केयर टेकर गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही मकसद था कि 90 डेज के अंदर स्पीडी और शफाफ इलेक्शन कराएं। यूनाइटेड नेशंस में आके उन्होंने क्या करना था? यहां उन्होंने बताना था कि हम बैलेट किस तरह प्रिंट करेंगे। गलत किया। उनके पास कोई जवाब नहीं था। और उनका दौरा अमेरिका का भी नाकाम रहा। उसके बाद वो यूके गए, वहां भी उन्हें कोई खास शख्सियत नहीं मिली। फिर यहां तक खबरें आ रही हैं, मैंने तो ये मीडिया से ही हासिल की खबर, कि वो एफल टावर अपने बच्चों को लेकर गए और रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में उन्होंने बैठ के वहां पे डिनर किया और उसका बिल जो है पाकिस्तान एम्बेसी ने दिया। फिर इससे भी वो कम नहीं हुआ, उनका दिल था कि धूम धड़के से उमरा किया जाए और वो सऊदी अरेबिया चले गए। इस पे भी मैं इस्लामिक रवैयात और इस्लामिक तालीमात के हिसाब से पूछना चाहूंगा, एक बैंकरप्ट कंट्री जहां पे लोग अपने बच्चे बेच रहे हो, उनके सरकारी खर्चे पे उमरा किया जाए तो वो काम कबूल होता है? सरकारी जहाजों में जो लोग हमारे बैठ के जाते हैं उमरा और हज करने के लिए, क्या अल्लाह ताला उनकी बात सुनेगा? यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं खुद एक गुनाहगार इंसान हूं, लेकिन मैं जब भी मुझे अपनी स्पिरिचुअल क्लिनसिंग की जरूरत होती है तो मैं उमरा करने जाता हूं। लेकिन मैं अपना उम्र कैश पे लेता हूं, मैं क्रेडिट कार्ड पे भी नहीं लेता, क्योंकि उस पर सूद होता है। अपनी जाती कमाई से मैं अपना पैसे डॉलरों से कैश टिकट लेता हूं। लेकिन ये किस किस्म के लोग हैं कि एक बैंकरप्ट मुल्क है, बैंकरप्ट है, जहां 9 करोड़ से लोग ज्यादा आबादी जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे रह रही है, जो सुबह खाती है खाना, शाम का उनको कोई उम्मीद नहीं होती, और उनके सरकारी खर्चों के ऊपर आप इस तरह के लल्ले तल्ले कर रहे हैं। फिर उमरा एक करने का, और फिर वहां से हमारे जो काकड़ साहब हैं, उनकी तस्वीर आई है कि वो रो रहे हैं किसी जगह खड़े हो गए हरमैन में। तो उस रोने से पहले सोचना चाहिए था कि अगर जाना है तो अपने जाती खर्चे पे खुद जाते पाकिस्तान से। लेकिन ये कि इस पे कोई किसी ने पूछा नहीं उनको। और ये आपको पता ही है कि जो हमारे वजीर आजम साहब हैं, ये किसी घड़े से लॉटरी में इनका नाम निकला है। इनको इनके पड़ोसी नहीं समझते थे कि ये कभी वजीर आजम बन जाएंगे। लेकिन इनको बनाने वाले पूछते क्यों नहीं है कि ये आपने ज्यादती क्यों नहीं की, ज्यादती क्यों की है, और इसके ऑप्टिक्स क्या होंगे? क्या ख्याल है आईएमएफ वालों को नहीं पता ये क्या कर रहे हैं लोग? वो नहीं सोचते होंगे कि पांव पैसे मांगने आते हो तो हमारे पांव के तलवे चाटते हो, लेकिन सरकारी खर्चे पे जो तुम टीम अपनी पूरी लेकर निकले हो, और 6 मुल्कों का दौरा 15 दिन का आपने किया है, और बहाना क्या है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाना। यहां पे मैं एक और भी बात बताना चाहूंगा जी। ये भी मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा, जब वजीर आजम साहब ने चार्ज अपना संभाला था, इनको फॉरेन ऑफिस वाले जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, तो उस वक्त जो थे हमारे वजीर आजम साहब, वो अफ्रीका में अटेंड करना चाहते थे एक समिट जो कि एनवायरमेंट पे थी। आपका काम सिर्फ इलेक्शन था, आपका कोई मैंडेट ही नहीं है किसी चीज का, और आप अफ्रीका में जाना चाहते थे वहां पे सफारी करने के लिए, हनीमून करने जाना चाहते थे आप वहां पे, एक गरीब मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाहते थे। आप जूम पे मीटिंग्स क्यों नहीं अटेंड कराते अपने लोगों की? क्या जवाब था कि आप अफ्रीका जाते? बाद में वो नहीं गए क्योंकि पाकिस्तान के सियासी हालात ऐसे नहीं थे, लेकिन वो तो अफ्रीका जाने के लिए भी तैयार थे। कोई इनसे पूछने वाला ही कोई नहीं है, कोई इंसान जो जी शऊर
जो पाकिस्तान के पैसों का जिम्मेदार हो, जो आप मैं मेरा ये क्वेश्चन है अब सैयद आसम मुनीर साहब से, क्योंकि जब पैसे आपको सऊदी अरेबिया नहीं देता तो हमेशा आर्मी चीफ जाके मांगता है उनसे, सियासतदानों को वो पैसे नहीं देते। मुझे आज याद है बाजवा साहब जाते थे वहां, जब भी सऊदी अरेबिया के साथ जब घड़ियां बिक गई थी दुबई में, और जब सारे हालात खराब हो गए, जो पैसे नहीं दिए जाते थे, तो बाजवा साहब सऊदी अरेबिया और बाजवा साहब यूएई जाते थे पैसे लेने के लिए। आज इनसे क्यों नहीं पूछते भाई आप क्यों ये इतना पैसा तबाह करके आए, और अगर अपने खर्चे पे गए हो तो कौम को जवाब दो। ये जो मेरे जैसे लोग यहाँ बैठे हैं परेशान है कि एक यतीम मुल्क है, एक बैंकरप्ट मुल्क है, जिसके पास ना खाने को है, ना पीने को है, ना इज्जत है, ना पासपोर्ट की कोई इज्जत है, ना कोई इंसानों की इज्जत है। दूसरी खबर एक मैं बल्कि भूल गया हूं आज करने के लिए, पिछले आपकी कामा कमेटी में एक सेनेटर साहब हैं जो उसके चेयरमैन है, उन्होंने बताया कि दुनिया में जहां भी भिखारियों को पकड़ा जाता है 90% उसमें पाकिस्तानी होते हैं। जी बिल्कुल, अभी उस दिन ये पिछले दिनों की खबर है कि उम्रे के वीजे पे भिखारियों का एक खानदान जो कि 16 लोगों पे मुश्तमिल था, उसको एफआईए ने पकड़ा है और वहां मतलब नहीं वो पहुंच सके हैं। तो उम्रे के वीजे के ऊपर उनकी कोशिश थी कि वो किसी तरह सऊदी अरब में दाखिल हो जाए। तो आप नहीं समझते हैं कि इस किस्म की खबरें भी पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं? बदनाम तो वो होता है ना जिसका कोई नाम हो, लेकिन ऐसे मुल्क का वजीर आजम जो होता है सरकारी खर्चे पे, वो इस तरह 15 दिन का ट्रिप करता है, क्या इसका इखलाकी जवाब है इनके पास? बहुत तो लम्हा फिक्र है, सोचना चाहिए पूरी कौम को, और काकड़ साहब को खुद सोचना चाहिए कि आप क्या दे के जाएंगे, किस तरह का नाम छोड़ के जाएंगे इस कंट्री के अंदर। लोग क्या याद करेंगे, किस नाम से आपको याद करेंगे? पहले आपने कई ब्लंडर ऐसे कर देते, मेरा एसी बंद कर दें, आपके एक एसी बंद करने से बिजली ठीक हो जाएगी, आपके एक एसी बंद करने से पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद आप जिस तरह के बयान, आपकी तो वो ट्वीट पुराने निकाल के लोग अभी तक हंस रहे हैं पूरे इस रीजन के अंदर। लेकिन चले, फिर ये ना पहला इस तरह का वाकया है ना आखिरी है। पहले भी यहाँ पे कई वजीर आजम मैंने न्यूयॉर्क और डीसी में आते देखे हैं, खैरात मांगने आते थे, 300-300 बंदों के डेलीगेशन साथ होते थे, शेफ कुक साथ लेकर आते हैं, फोटोग्राफर साथ लेकर आते थे पाकिस्तान से, और आते थे यहाँ पे भीख मांगने। ये कौन सा पहला और आखिरी मौका है? लेकिन पता नहीं कुछ लोगों के जमीर नाम की चीज खत्म है, क्या मैं उसका करूं? दुख है, अफसोस है क्या, लेकिन कोई इखलाकी जवाज नहीं है कि एक किस तरह के मुल्क जिसके बाहर जहां तो पूरी दुनिया के भिखारियों में से 90% भिखारी पाकिस्तानी हो, और उसका वजीर आजम 15 दिन के दौरे पे फिर रहा है, कभी एफिल टावर बच्चों को लेके जा रहा है, कभी उम्रा करा रहा है। इस पर जितना भी अफसोस किया जाएगा। साजिद साहब, पाकिस्तान के हवाले से हमने बात कर ली, मैं चाहूंगी हम चाइना के हवाले से भी बात करें। एक तो एप्पल आईफोन और दूसरा चाइना की तरफ से चंद्रयान के ऊपर एक बात की गई है, बयान सामने आया है कि चंद्रयान चांद की उस सतह पर नहीं उतरा है जो भारत ने दावा किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत जो है वो इस मामले पर झूठ बोल रहा है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, चाइना आपको पता है भारत का एक हलीफ है, उसका हमेशा वो तनकीद करते हैं और कोई भी मौका जाया नहीं जाने देते। बिल्कुल इसी तनाजर से उन्होंने चंद्रयान की लोकेशन को चंद्रयान को डिनाई नहीं किया, लेकिन चंद्रयान की लोकेशन जहां वो लैंड किया उसको जी बिल्कुल उन्होंने किया है, मजाक उड़ाने की कोशिश की है, डिनाई करने की कोशिश की है मेरे ख्याल में। और दूसरी इसके साथ जो मैं बात बताना चाहूंगा, आजकल बड़ा एक मज़का खेज जो मजाकन एक चीज सामने आ रही है कि नया आईफोन जब इंट्रोड्यूस कराया गया है वो भारत का, ये पहली दफा, पहले जब भी एप्पल फोन यूरोप में इंट्रोड्यूस कराया जाता था चाइना का बना हुआ फोन इंट्रोड्यूस कराया जाता था, लेकिन इस दफा उन्होंने भारत से बना हुआ जो फोन है वो इंट्रोड्यूस कराया। तो हमारे जो चाइनीज भाई हैं उन्होंने उस पर क्रिटिसाइज किया है कि एहतियात से खोला करें, इसके अंदर से करी की स्मेल आएगी। और दूसरा उन्होंने खासकर मजाक उड़ाया है कि लोग जो इसको बनाते हैं उनके हाथ साफ नहीं होते, हाइजेनिक नहीं होते, क्योंकि भारत में लोग टॉयलेट में टॉयलेट पेपर इस्तेमाल नहीं करते। तो उन्होंने इस तरह के मजाक उड़ाए हैं जो कि इस वक्त वेस्टर्न मीडिया का इस वक्त जो है वो इस पे बड़ी डिस्कस हो रही हैं चीजें, लेकिन मेरे ख्याल में चाइना कोई भी मौका जो है तनकीद का वो जाया नहीं जाने देता। साजिद साहब, इंडिया की अगर बात हो रही है तो हम एक और भी बात इस हवाले से कर लेते हैं कि भारत के बाद सबसे बड़ा मंदिर जो है वो अमेरिका में बनाया गया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? भारतीय लॉबी तो काफी स्ट्रांग थी वहां पर,
अब वहाँ पर क्योंकि जो भारतीय हैं अमेरिका में बहुत ज़्यादा हैं, उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। ये जो सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है, ये क्या इम्पैक्ट डालेगा? किस तरह से इनकी जो मज़हबी वहाँ पर रसूमात वग़ैरह होंगी, वो किस तरह से होंगी? क्या उसके आइंदा मुस्तकबिल पे असरात होंगे? देखिए, मैं अमेरिका के अंदर सबसे पहले तो मैं बात बताना चाहूँगा कि मैं एज़ ए मुस्लिम आज तक मैं सऊदी अरेबिया से ज़्यादा यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलिजन को एन्जॉय करता हूँ। और इसकी सबसे हुँ, बड़ी मिसाल बिल्कुल इसी तरह है कि भारत से बाहर दुनिया में इस वक़्त सबसे बड़ा मंदिर जो है, वो रॉबिन्सनविल, न्यू जर्सी के अंदर तामीर किया गया है। इसको बनाने में 12 साल लगे हैं। ये 183 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ बनाया गया है। हुँ, और हुँ। उसकी जो बिल्डिंग है, उसको रिमार्केबल है। मैं खुद इंडियन आर्किटेक्ट और खासकर जो मुगलिया आर्किटेक्ट और रोमन आर्किटेक्ट और ब्रिटिश आर्किटेक्ट, मैं आर्किटेक्ट इन चीज़ों को बहुत एन्जॉय करता हूँ और मेरी ख्वाहिश है मैं जाके वहाँ इसको एन्जॉय करूँ, इसकी कंस्ट्रक्शन को। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि 12,500 लोगों ने वॉलंटियर करके इसकी तामीर की है। कुछ लोग आके वॉलंटियर करते रहे हैं और 2-2 साल उस मंदिर में उसमें अपना हिस्सा डालते रहे। कुछ लोग 2-2 3-3 दिन के लिए आते रहे। स्वामी नारायण इसका नाम है जो इनकी फाउंडेशन बीएपीएस ऑर्गेनाइजेशन है। इनका ये जी। 30वां मंदिर है। पहले 2 मंदिर गुजरात और न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक मॉडर्न आर्किटेक्ट का एक बेमिसाल नमूना होगा। और जिस तरह आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, बहुत पुराने हैं और इस वक़्त भारतीय निजात लोग जो हैं यहाँ पे डायस्पोरा उनका नॉट ओनली सक्सेसफुल है, बहुत बाअसर है। अभी रिसेंटली डॉक्टर जयशंकर साहब यहाँ पे अपना बड़ा एक कामयाब दौरा करके गए हैं। तकरीबन वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी उन्होंने तकरीर की। यहाँ पे वो हुँ, टोनी विल्सन से मिले, उसके बाद जैक सॉल्वन जो हमारे एनएसए हैं उनसे मिले, उसके बाद हमारे जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे भी मिले। थिंक टैंक्स में मिले, काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर में उन्होंने जाके खिताब किया, हडसन इंस्टीट्यूट में खिताब किया और अपने एम्बेसी के अंदर ना सिर्फ उन्होंने इस्तकबालिया दिया डायस्पोरा को, लेकिन वहाँ पे मीडिया से भी इंटरेक्शन उनकी हुई। इसी लिहाज से मैं समझता हूँ कि भारत का इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस वक़्त पर कैपिटा इनकम के लिहाज से दे आर नंबर 1 द रिचेस्ट डायस्पोरा इन द यूएस मेरे ख्याल में। और ये जिस तरह मैंने आपको बताया है कि 183 एकड़ पर उन्होंने भारत के बाद जो किसी और ज़मीन पर सबसे बड़ा मंदिर बनाया है। इट्स अ बिग अचीवमेंट मेरे ख्याल में। हुँ। मैंने उसकी तस्वीर देखी और बल्कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन कल वॉशिंगटन पोस्ट में पढ़ी है। उन्होंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मुख्तलिफ ममालिक यहाँ पे आके अपने मजहबी बिल्डिंग्स बनाते हैं। सबसे पहले मैंने इस्लामिक सेंटर को देखा था वॉशिंगटन डीसी में, मस्जिद शाह ईरान ने बनाकर एक बड़ी प्राइम जगह के ऊपर वो डोनेट की थी। उसके बाद जो टर्किश हैं वो भी अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ शहरों में बड़ी बड़ी प्यारी मसाजिद बनाते हैं टर्किश स्टाइल से। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका के अंदर इस रिलीजियस ऑफ फ्रीडम और वो हम सबको मेरे ख्याल में एक दूसरे के मज़ाहिब को एंजॉय करना चाहिए, एक दूसरे की आर्किटेक्ट मंदिरों को, गुरुद्वारों को, चर्चेस को, मसाजिद को एंजॉय करना चाहिए और वी नीड टू लर्न हाउ टू लिव इन हार्मनी एंड पीस। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है और नाज़रीन आप हमें अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद साहब को इजाज़त दें। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।